1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। देखिए इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है शीतलापुर, गन्ना विकास परिषद खंभार-खेड़ा, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं श्री दिलजिंदर सिंह जी। और एक बार इनसे पहले भी लंबा साक्षात्कार हम कर चुके हैं, ये जो सिंगल वर्टिकल मेथड है उसी पर। तो आज हम चर्चा करेंगे, देखिए एक नई प्रजाति जहाँ लगी हुई है तो उसी पर चर्चा करेंगे कि अगर हमको कम मात्रा में सीड उपलब्ध हो, जैसे 10 आंख हो या 50 आंख हो या 100 आंख हो या बल्कि एक ही मिल जाए हमको, तो इस पर चर्चा करेंगे कि उसकी गुणवत्ता को समझते हुए हम उसको कैसे लगाएं कि हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें फुटाव मिले, टेलर मिले। और इसके लिए हम कौन सी विधि से बुआई करें और उसमें फिर गन्ना बंधाई तक, जब तक गन्ने बन जाए उसमें पर्याप्त मात्रा में अधिक से अधिक, तो वहां तक कौन सी क्रियाएं हम करें, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आज देखिए इनका ये जो खेत है इसमें कुछ नई प्रजाति लगी हुई है। तो सिंह साहब कौन है ये? हाँ जी, ये 18-231 है। वो 18-231 अभी 1 साल पुरानी ही गन्ना प्रजाति है। जी जी। तो आप ये बताइए कि हमारे कृषक बंधु जब कोई प्रजाति रिलीज होती है तो कहते हैं हमको 10 कुंटल दिलवा दीजिए, 20 कुंटल दिलवा दीजिए, 50 कुंटल दिलवा दीजिए। कम कृषक ऐसे होते हैं कि मुझे 50 आंखें मिल जाए या 100 आंखें मिल जाए। तो ये जो 10 कुंटल वाले और 50 कुंटल वाले, कितना बीज उनको अगर मिल जाए तो पर्याप्त मात्रा में अगली बार वो उत्पादित कर सकते हैं बीज गन्ना, और किस बीज से लगाएं? तो जैसे अब हम बात कर रहे थे बीज के बारे में, तो अगर आप थोड़ा सा इस पे ही फोकस करें आके, ये जब आप 10 क्विंटल की बात कर रहे हैं तो हम जाके 10 आंख ही हम मांग लेते हैं कि अगर 10 आंख हमें मिल जाए तो हमारा काम उसी में चल जाता है। जी जी। अब आपने ये देखा, इसमें अभी इस समय ही लगभग 10 से 11 टिलर्स हो गए हैं और अभी ये शुरुआत है। और 11 टिलर है। हाँ, 11 टिलर्स हैं इसमें। और अभी जैसे जैसे मौसम और गर्म होगा। कब का ये ट्रांसप्लांट है, मतलब कब का लगा हुआ है? ये एक्चुअली इस साल ये हमारा धान के खेत खाली होने के बाद ये गन्ना लगाया था, तो ये बिल्कुल अक्टूबर का एंड है और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर है। वैसे आम तौर पे जब हम इसकी बुआई करते हैं तो वो सितंबर के महीने में हम कर देते हैं। और ये वाला टाइम जो है, फरवरी का जो महीना चल रहा है, मार्च जो आएगा, इस समय तक हमारा ये गन्ने का टिलरिंग फेज खत्म हो चुका होता है। हम गन्ने की जुताई करके मिट्टी लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बट क्योंकि इस बार इसमें धान था, क्रॉप रोटेशन के वजह से हमने इस बार धान भी लगा लिया था, उसके बाद हमने लगाया है, तो ये स्टेज हमारी थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई है। फरवरी के बजाय मार्च के मिड या एंड तक हम इसमें मिट्टी लगाने वाली स्टेज पे आ जाएगा, हमारे टेलर्स पूरे हो जाएंगे। कब उसमें अनुमानित कितने फुटाव हो जाएंगे, कितने टिलर हो जाएंगे? देखिए, टिलर्स की जब हम वर्टिकल बर्ड की बात करते हैं, और वर्टिकल बर्ड एक नेचुरलाइजेशन, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बात की थी, ये कुदरतीकरण है खेती का, और कुदरत हमें कितना दे देगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 11 टेलर हैं, और इस टेलर्स, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसको सही जगह पे गन्ने को 11 टिलर तो जाले में ही आ गए इसमें। हाँ जी, वही बता रहे थे, क्योंकि इसकी दिशा, जिस दिशा में ये लगा है, जिस पॉइंट पे ये लगा है, जहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है इसका, साउथ रिज पे ही लगाते हैं जी, साउथ फेसिंग। सूरज की रोशनी इसको पूरी सर्दियों में मिलती रही है, इस कम तापमान में भी ये ग्रो कर रहा था। जब हम दूसरे तरीकों से गन्ना बोते हैं, वो गन्ना डॉर्मेंट हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल के लिए सर्दी में लड़ रहा होता है, अपने जूझ रहा होता है, उस समय हमारा गन्ना टेलर कर रहा होता है। तो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने इसको बोने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया है। एक, हमने इसको वर्टिकल लगाया, खड़ा करके लगाया। दूसरी, हमने इसको पानी से दूर लगाया। जब भी हमने इसकी सिंचाई की है तो इसको सिर्फ नमी प्राप्त हुई है, इसको पानी नहीं मिला, पानी से ये दूर रहा। अमूमन हम गन्ना बोते हैं तो पानी ऊपर से जाता है, तो वो गन्ने को नुकसान करता है कई तरीके से, टेम्परेचर नहीं मिलता। तो जहाँ पे प्लेसमेंट है, आप देखिए, सबसे ज्यादा जो इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको ये देखना है कि इसकी प्लेसमेंट ऑफ द बड कहाँ पे है। ना ही बहुत ऊंचे पे है, क्योंकि आगे चल के हमको जुताई करके इसमें मिट्टी भी लगानी है। हमको ये भी सिर्फ ये नहीं है कि हमको टिलर्स मिल रहे हैं, हमको इस गन्ने को खड़ा भी रखना है एंड तक, ताकि हम इसमें से क्वालिटी केन लेके उसको आगे सीड के लिए सप्लाई कर पाए। तो वो भी हमको ध्यान में रखते हुए इस बड की प्लेसमेंट ऐसी जगह पे करनी है कि ये पानी से दूर भी रहे, प्लस ये इतना भी ऊंचा ना हो जाए कि इसमें इसकी मिट्टी इसकी पकड़ ना कर पाए। तो इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए, मद्देनजर रखते हुए इस बड की प्लेसमेंट इस पॉइंट पे की जाती है, जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कहा है इसकी सफलता के लिए बड कहाँ पे लगनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। तो कृषक बंधु जो पहली बार इसको लगा रहे होंगे, आपको तो अनुभव हो गया,
तो वो कैसे तय करें, कुछ ऐसा थंब रूल बताइए जी कि उनको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े और वो तय कर लें कि हमको यहाँ पे लगाना। जी, इसका बहुत ही इजी एक थंब रूल है। थंब रूल ये है कि जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो एक सूखा खेत होता है। जी। हम उसके लेवा करके खेत नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सूखे खेत को बना के मेड़े कूड़ ये बेड बना दिए जाते हैं। तो क्या होता है कि जब आपको बड लगाना है, बड को लगाने से पहले आप सिर्फ नाली में सिंचाई करेंगे। जब आप नाली से पानी खोल के दूसरे किनारे तक जब पानी पहुंच जाए तो आपको पानी बंद करना है। तो थंब रूल इसमें यह है कि जो पानी का निशान जिस लेवल तक पानी ऊपर चलेगा, वाला, हाँ जी, जो ऊपर का निशान पानी का जो लेवल जहाँ पे जहाँ बनेगा, तक नमी पहुंच रही है, नमी जहाँ पे पहुंच रही है या पानी का फ्लो जहाँ पे हुआ है वहां पे एक वो हल्का लाइन जैसी बन जाती लाइन है। छोड़ जाता है। वो लाइन आपका सबसे बेस्ट पॉइंट है गन्ना लगाने का। तो ये इसका थंब रूल है। पहले 1-2 साल आप उसका सहारा लीजिए, उसके बाद आप खुद ही इतना एक्सपीरियंस उसमें प्राप्त कर लेंगे कि फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट पॉइंट हमारा कौन सा है जहाँ गन्ना लगाना है। अच्छा, जब नवंबर में आपने इसको लगाया होगा, अक्टूबर लास्ट वीक में और नवंबर फर्स्ट वीक में, तब से लेके अब तक इसमें पानी कितनी बार आपने लगाया? देखिए, सर्दियों में बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इसका दूसरा पानी होगा, या क्योंकि इस बार जब आपने लगाया था उस समय पानी दौड़ा के नाली में लगाया था? दौड़ा के वो उसके तो बाद इसको उसके बाद, हाँ, उसके बाद तो 2 एक पानी पानी और, तो वहां पे हो गया, फिर तो 2 पानी और लगे। 2 पानी और लगे। कितना जो अंतर? अभी आपने नमी देखी है जी। ये अंतर एज सच कोई जैसे कि कोई नहीं है कि कितने अंतर पे लगाना है। ये मिट्टी की क्वालिटी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी भारी मटेरियल मिट्टी होगी तो कम लगेगा और कितनी सैंडली होगी रेतली तो है। ज्यादा लगेगा। तो वो आपको ऐसे ही उसको ऑब्जर्व करना है कि आपका पानी कब रिक्वायर करती है, क्रॉप को कब रिक्वायरमेंट है पानी। अगर बरसात हो जाती है तो आपको नहीं जरूरत है पानी लगाने की। जब लगाते हैं इसमें क्या क्या उर्वरक वगैरह देते हैं या बाद में देना शुरू करेंगे फरवरी के बाद? देखिए, ये सब निर्भर करता है आपकी सॉइल कंडीशन पे। इस साल हमने इस खेत में सारी पराली जो है वो इसी में इनकॉर्पोरेट करी है। अच्छा। हमने उसको उससे श्रेडर से उसको हमने पहले छोटा छोटा किया, फिर हमने प्लाव से पलट के उसको मिट्टी के नीचे खेत की अच्छी सी तैयारी की हमने। तो इस कारण हमने इसमें जो आमतौर पे हम लोग खादें ज्यादा एनपीके की 2-2 3-3 बोरी या डीएपी देते हैं, वो हमने बिल्कुल कट डाउन करके पोटाश को हमने आधा कर दिया, डीएपी और फास्फोरस की खादें हमने आधी कर दी, नाइट्रोजन हमने बढ़ा दिया। नाइट्रोजन इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि डीकम्पोजिशन के प्रोसेस जब होते हैं, जब पराली गलती है अंदर, तो नाइट्रोजन की ज्यादा अधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वो वापस हमें मिल जाएगी। जो हम बुआई में आधी बोरी डालते हैं वो हमने ऑलमोस्ट 1 से 1.5 बोरी डाली है नाइट्रोजन। और जैसे जैसे पराली इसमें सड़ती जाएगी वो वापस क्रॉप को उपलब्ध होती रहेगी। तो सूखे खेत की आखिरी जुताई से पहले सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में या डीएपी या एनपीके जो भी अवेलेबल हो किसान को, उसकी खाद आप पहले इसमें छींट सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, आलू की खेती की तैयारी जब की जाती है तो आखिरी जुताई से पहले जो खादें हम इस्तेमाल करते हैं उसका छींटा देके आखिरी रोटावेटर से जुताई करके आप बेड बना दीजिए, तो आपकी सारी खाद जो है खेत की वो इन बेड के बीच में आ जाती है जी। और इसी में आपकी गन्ने की जड़ें जाती हैं, वहीं से वो पोषण लेती रहती हैं, पानी से दूर रहता है तो नमी मिलती रहती है और आपको रिजल्ट आपके सामने है। एक बड से दूसरी बड की कितनी दूरी पे लगाया? 1.5 फीट आप बता रहे हैं। हाँ, ये क्योंकि लेट था तो ये 1.5 फीट है। अगर ये सितंबर में लगाते 2 पर भी लगा तो हम 2 पे, 2.5 पे, 3 पे भी जा सकते हैं, 3 पे भी जा सकते आराम से 4 फुट पे भी जा सकते हैं। हैं। तो 3 पे अगर जाएं और इसी विधि से लगाना हो तो एकड़ में कितना सीड लग जाएगा? 2 फीट पे लगाना हो तो आप कितना लग जाएगा? और 1 फीट पे अगर लगाना हो तो 1.5 और 1 पे लमसम बता दीजिए। तो इसकी एक मोटी मोटी कैलकुलेशन होती है कि 43 साढ़े 43 हजार स्क्वायर फीट का हमारा एकड़ है और 4.5 फुट पे हमारी लाइनें हैं, रो टू रो 4.5 फुट है। तो जब हम 2 फुट पे 2 फुट बट टू बट का डिस्टेंस जब हम रखते हैं तो हमारी करीब 4750 4750 या 60 के प्लस माइनस थोड़ा बहुत बट हमारी 2 फुट पे लगती है। तो यही जब हम 1.5 फुट पे आ जाते हैं तो यही संख्या बढ़ के 7000 के आसपास चली जाती है। और जब हम इसकी दूरी और बढ़ाते हैं 3 फुट पे चले जाते हैं तो इसकी जो बट की गिनती है वो 4700 से नीचे आ जाती है। तो 4000 से 5000 के बीच में वेरिएशन रहता है। इतने सालों के लगाने के बाद जो है, आपको तो लंबा अनुभव है। हाँ, तो वो हमने देखिए कई तरह के नुकसान भी होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। कई बार जानवर चढ़ जाते हैं, कई बार कोई कीट लग जाता है इस तरीके से। तो जो 2 फुट का जो डिस्टेंस है वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है जिसमें आपकी बड भी 47 साढ़े 4700 बड लगती है और आपका उत्पादन भी मेंटेन रहता है। अगर सितंबर में लगाएं तो 2 फुट ठीक है, अक्टूबर में लगाएं तो 1.5 पे आ जाए। हाँ, जितना लेट करेंगे तो 15 अक्टूबर के बाद 1.5 पे आ जाए। हाँ, 1.5 पे आ जाइए। 15 अक्टूबर तक 2 पे रख सकते हैं। हाँ, बड़े आराम से, कोई इशू नहीं है। नवंबर में आए तो 1 फीट पे कर लें। बहुत जब सर्दियां पास आ जाए तो रेकमेंडेड ही नहीं है। हाँ, नहीं फिर लगाना, तो बुआई करनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये नहीं लगाना चाहिए। तो अभी जब हम आपसे कह रहे थे कि जब कोई नई प्रजाति आती है तो कृषक बंधु कहते हैं कि हमको 10 कुंटल दिलवा दीजिए, कहने का मतलब ये है
कि 10 कुंतल अगर हम किसी को सीड नई प्रजाति का न देके तो उसके लिए कितने किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। अब हम तो किलोग्राम की बात करेंगे, कुंतल की बातें खत्म कर दें, या कुंतल कर लें 1-2 कुंतल। तो जैसे उसकी मैं किफायत की बात कर रहा हूँ कि कृषक बंधु बीज की किफायत कैसे करें, अतिरिक्त पैसा अपना सीड में न लगा के वो कम बीज से 10 कुंतल या 20 कुंतल के बराबर ही एकड़ में उत्पादन ले लें। तो आपको पहली बात तो आप इसको वेट में आप मेजर नहीं कर सकते हैं इसको। जी। हम मतलब इसकी वेट नहीं लेते हैं, हम इसके काउंट लेते हैं, गन्ने का काउंट। क्योंकि हम जब 1 एकड़ खेत में गन्ना लगाते हैं तो हम बड की गिनती रखते हैं। हमने जैसे आपको लमसम मैंने कहा, एक आइडिया लगता है, मैं उसी एक पे आ रहा जिज्ञासा रहती है कृषक बंधुओं की। हमने तो 10 कुंतल लगाया था तो 300 कुंतल एकड़ में लिया, और इन्होंने 1 कुंतल लगाया था तो 400 ले लिया। मेरा ये है पूछने का प्रयास। हम उसी पे आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम गिनती से काम कर रहे हैं, हम 4750 बड लगा रहे हैं, और एक गन्ने में अगर आप मान के चलिए कि हमें उस समय 10 से 12 बड मिल रही है एक गन्ने में, तो हमारे 400 से 500 गन्नों के बीच में 1 एकड़ की बुआई हो रही है। अब 400 गन्ने अगर मान के चलते हैं, अगर उस गन्ने का 1 किलो वेट है तो 4 क्विंटल हुआ, और वही उसी गन्ने का अगर 1.5 किलो की एवरेज आ रही है वेट की, तो 6 क्विंटल गन्ने का बीज लगेगा। 5 कुंतल औसत मान लें तो 5 मान लीजिए, यानी 5 कुंतल में आप उतना उत्पादन ले लेंगे जितना लोग 10 कुंतल में हम नहीं इतना ले सीड मल्टीप्लाई करके तैयार कर देंगे जितना 10 क्विंटल में आमतौर पे किसान करता है। जी जी। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा फुटाव कराए जाने चाहिए। जी। तो मैं देख रहा था 11-12 फुटाव अभी हो गए। जी। तो इसमें जब आप कह रहे तो जुताई करेंगे, हाँ जी। तो ये अक्टूबर का लास्ट का बोया है, तो वो जुताई वाली स्टेज कब आ जाएगी? जी। तो और जुताई का आपका मेन उद्देश्य क्या होगा? टिलर को आप नहीं बनने देना है, जितने बन चुके हैं वहीं पर रोक देना है, या इस जुताई का और हाँ, उद्देश्य? तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें ये है कि क्योंकि हमारा ये रहता है कि आपके इनपुट कॉस्ट कम रहनी क्योंकि चाहिए। ये बात मैं इसलिए पूछना चाह रहा था, हर गन्ना प्रजाति की अपनी एक आदत यानी हैबिट होती है कि वो उतना फुटाव देगा, और यानी इतने किले बनेंगे, और किले बनने के बाद इतने उसमें किले जो है मर जाएंगे, यानी मोर्टेलिटी हो जाएगी, और ये मान लेते हैं कि इसमें इससे ज्यादा गन्ने नहीं बनेंगे। उद्देश्य है ये पूछने का। जी। तो टेलर्स आप इस विधि से जब लगाओगे तो टेलर लेने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जब हम वर्टिकल बड से गन्ना लगाएंगे तो टेलर्स की कोई लिमिट नहीं है। अभी 11 है, 11 है, और मुझे लग रहा है मार्च लास्ट तक जाएंगे तो उसमें 20 से पहुंच जाएंगे। ये 20-22 भी हो जाएंगे, 22 भी हो जाएंगे। जो इसका कन्वर्जन रेट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने वाली बात है कि 22 टेलर्स अगर हैं तो 22 के 22 उसमें कन्वर्ट नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने इसको स्पेस कितने दी है, इसके आसपास की दूसरे गन्ने की दूरी कितनी है। अगर इसके पास ये जैसे आपने जितना दिया उसी में आप बताइए। जी। तो जैसे ये 1.5 फुट है, तो अगर यही दूरी 2 फुट या 3 फुट होती, तो इसी एक बड से मेरे पास कन्वर्जन रेट जो होता इन टेलर्स का मिलेबल, जैसे 22 टेलर बनते, जब 22 टेलर बनते, तो इस दूरी के हिसाब से 2 फुट पे मुझे अगर 10 से 12 गन्ने भी मिलते हैं मिलेबल केन, तो वो हमारा 1 एकड़ में जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको 4750 बड से अगर आप एवरेज लेते हो 10 केन पर बड, तो ये आपका 470 के आसपास 1 किलो का अगर मानोगे तो 47,000 गन्ने हो जाएंगे आपके एक खेत में। और अगर आप उसको 1 किलो का गन्ना भी मान के चलेंगे तो 500 कुंतल के आसपास एकड़ में हो जाएगा। 470 क्विंटल हो जाएगा आराम से। प्लस माइनस आपका 1 किलो से नीचे गन्ना नहीं जाएगा, वो 500 के आसपास ही बैठेगा जाके। तो बात यही समझने वाली है कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन जो है 1 एकड़ खेत में बहुत मैटर करती है, जिसको किसान को थोड़ा सा कैलकुलेट अगर कर लेगा बैठ के पेपर पे, तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। 5 कुंतल से हम 500 कुंतल उत्पादन ले सकते हैं इस विधि से। 5 कुंटल से 1 एकड़ लगाएंगे, वैसे अमूमन किसान 35 कुंटल, और 40 कुंतल से भी इतना ही आता है। इतना ही ले पाएंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे एक बंद कमरा, एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरे में बैठने की क्षमता जो है अगर मान लीजिए 5 लोगों की है, और उसी कमरे में आप 10 लोगों को बैठा दोगे तो वो क्रैम्प फील करेंगे, वो नहीं, असहज तो हो उसमें जाएंगे, 5 नहीं 10 ठीक ढंग से नहीं बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। और वही अगर आप उनको अलाउ करोगे, उनको आराम से बैठने की जगह दोगे, तो वो 5 भी कंफर्टेबली बैठेंगे। तो वही चीज यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि अगर एक खेत में आपको 1 बाई 1 फुट की जगह पर केन को देनी है, तो आपके पास 43,000 गन्ने, एक अप्रोक्सीमेट फिगर होना चाहिए कि आपके खेत में 43,000 गन्ने होने चाहिए। और वो 43,000 गन्ने अगर आपकी 1.5 से 2 किलो का भी अगर गन्ना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द वैरायटी, कुछ गन्ने की कैपेसिटी होती है वो 2-2 किलो के गन्ने भी होते हैं, और कुछ गन्नों की कैरेक्टर होता है कि वो 1-1.5 किलो का भी रह जाता है। तो वो उस पर निर्भर करता है कि आपका उत्पादन कितना होगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप गन्ने के खेत में गन्ने की केन पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए आपको ये दूरी अपनी इसको मेंटेन करना है कि आपकी दूरी कितनी, आप उसको गन्ने को कितनी दूरी पे लगा रहे हो। बहुत ज्यादा सीड डालने से आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अच्छा, एक जानकारी और दीजिए, ये जब गन्ना आपका करीब मई और जून में पहुंचेगा जाके,
जी। तो देखा कि बहुत लोग 5-5 6-6 बंधाई कर लेते हैं। आप मैक्सिमम कितनी बंधाई करते हैं ये सीड वाले गन्ने में? देखा होगा ना, 5 बंधाई 6 बंधाई सुना होगा। देखिए, जब हम सीड का उत्पादन करते हैं तो हम उस गन्ने का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो ऊपर वाला एंड होता है, हायर एंड होता है, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हमको क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करना है। तो क्वालिटी सीड चाहिए, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी इन टर्म्स की आपकी गिनती सीड की तो ज्यादा हो सकती है, यानी आपका कहने का मतलब है सीड को बहुत बढ़ाने की जरूरत बढ़ाने नहीं। की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए और बढ़ाएंगे तो आपको अतिरिक्त नाइट्रोजन देना पड़ेगा, तो वहाँ स्प्राउटिंग की भी दिक्कत रहेगी। बहुत सारी समस्याएं आती है। दूसरी बात यह है कि ये ओपन फील्ड है और कीट और रोग भी Right. अटैक होगा जब नाइट्रोजन ज्यादा देंगे। ये ओपन फील्ड है, लेबोरेटरी नहीं है। जी, जी। आपको मौसम की मार भी झेलनी है। जी। 5 6 7 8 9 10 है इसमें। जी। इसकी मिट्टी कब तक चढ़ा देंगे? और हाँ। मिट्टी चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप हमको टिलर नहीं लेना है। मिट्टी चढ़ाने का मुख्य जो वो है वो इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि इसकी मिट्टी जो है जड़ को पकड़ ले जी। और गन्ने की लॉजिंग ना हो। हाँ, ये भी है, ये भी है। और टिलर को और अधिक नहीं निकलने देना। हाँ, ये भी। तो टिलर्स वैसे भी जैसे अब हम इतने गिन रहे हैं तो हमें मिलेबल केन जो है जो 10 से 12 लेना है आपको। हमको इतनी दूरी पे 6 से 8 लेना है। 6 से 8 लेना। 6 से अगर 8 2 फीट होता हाँ तो हमको तो 8 से 10 चाहिए। 8 से 10 चाहिए था। 1.5 फीट है तो आप 6 से 8 लेंगे। 6 से 8 लेंगे। 3 फीट पे लगाते 10 से 12 ले लेते। 12 तक चाहिए था हमें। 12 तक ले लेते हैं। और ये सब नेचुरली होता है, इसमें हमको खुद कुछ नहीं करने की अब जरूरत। तक इसमें कोई नाइट्रोजन अतिरिक्त दिया बुआई के समय के अलावा? अभी तक इसमें कोई इसकी टॉप ड्रेसिंग नहीं हुई है। अब कब क्रॉप ड्रेसिंग करेंगे इसको? अब बस अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी जो एक्टिविटी है, जो इसकी डोरमेंसी है, वो खत्म होती जाएगी। प्लांट रिवाइव करेगा। अब इसको जो पोषक तत्वों की जरूरत है, तो अब इसका टाइम आ गया है कि अब हम इसके टॉप ड्रेसिंग करें। क्या क्या डालेंगे अब? नाइट्रोजन तो है ही है। जी। नाइट्रोजन के साथ साथ मैग्नीशियम, फेरस और जो भी रिक्वायरमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले जाएंगे। और वो भी जो रिक्वायर्ड है वही डाले जाएंगे। कोई हमें ग्रोथ प्रमोटर्स डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, ग्रोथ प्रमोटर तो सीड में डालना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो जरूरत तो भी नहीं है। स्प्राउट करेगी। बिल्कुल जी। और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लमसम वैसे जो आप टॉप ड्रेसिंग करेंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह वो क्या? देखिए, मोटे तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, प्लांट को ही फोकस करेंगे। हाँ, ये इसमें थोड़ा पहले डालना है। रूट प्लेसमेंट करनी है। रूट प्लेसमेंट करना। हमको रूट प्लेसमेंट करनी है, उससे जो हमारी एक्स्ट्रा खाद वेस्ट होती है वो बचेगी। जी। तो अगर मान के चलिए कि 1 एकड़ में किसान 2 बोरी डालता है तो हम 1 ही बोरी डालेंगे और उसको भी रूट के पास प्लेस करेंगे। और रूट प्लेसमेंट के साथ साथ जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जितना जितना रिक्वायरमेंट है वो हम देते रहेंगे इसको। देखिए 10 से 11 तक इसमें टिलर अभी हो गए हैं। हाँ जी। तो जिससे सीड लेना है उसको बहुत ज्यादा सीड उपयोग करने की जरूरत नहीं है। और क्वालिटी सीड हम इसमें बोएं और क्वालिटी सीड ही हम उत्पादित करें। यानी क्वांटिटी सीड न डालें और ना ही उस पर इतना जोर लगाएं कि वो इतना हो जाए कि इतना ना आपके बढ़े कंट्रोल से सीड बाहर का। है। हाँ। सीड के लिए आपका एक बहुत एवरेज 10 फुट हाइट का गन्ना हो जाए, वो आपके कंट्रोल में रहता है, आप उसको संभाल सकते हो। और इससे ज्यादा ऊपर गिरेगा तो बढ़ाएंगे- नुकसान ही जी। होगा। तो ये बंधाई वाला गन्ना कब हो जाएगा? कितनी वैसे बंधाई करते हैं? बंधाई छूट गई। देखिए, बंधाई जब हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं, बंधाई नहीं करते हैं। जो हमको फैक्ट्री सप्लाई करना होता है अच्छा, तो उसमें हम बंधाई का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा, इस मेथड से आप उसमें बंधाई नहीं करते हैं? जितना हमको कमर्शियली सप्लाई करना होता है। जो हम हाँ। सीड के लिए होता है, क्योंकि सीड की क्वालिटी मेंटेन करनी है, जी। तो 1 या 2 बंधाई डिपेंडिंग की उस गन्ने ने कितनी हाइट और कितनी ग्रोथ की है उस पर निर्भर करता है। तो वो सिचुएशनल होता है, अच्छा। मौके के हिसाब से। इस विधि से जैसे आपने कहा कि मैंने 5 कुंटल सीड डाला और 500 के आसपास 470 जो आपने कैलकुलेट हाँ किया जी, लमसम जी। 500 हम मान लेते हैं, तो एकड़ में कितनी लागत आ जाती होगी सीड प्रोडक्शन में? हाँ, तो ये देखिए सबसे ज्यादा लागत तो आती है कि हम बीज कितना खपा रहे हैं सीड। बीज तो कम ही डाले आप। तो जैसे आपने ही बताया कि अभी 20-25 क्विंटल और 5 क्विंटल 20-25 कुंटल नहीं, 35 से 40 कुंटल, डिपेंडिंग कि हम किस किस ढंग से लगा रहे हैं। हाँ, कई सारी single या double प्रचलित में हैं, उसमें। बहुत सारी प्रचलित विधियां हैं। तो पहली बात तो आप इसी में देख लीजिए कि हमने सीड बचा लिया, जबकि सीड 5 क्विंटल और 20 क्विंटल में बहुत फर्क है। सीड का रेट देखते हुए 8,000 तो यही हो गया। वो बहुत बड़ा वो है। दूसरी बात ये है कि जब आपको 20 क्विंटल सीड की बुआई करनी है तो आपको लेबर भी 10 से 12 चाहिए। हमारे 4 से 5 लेबर में काम 1 एकड़ की बुआई हो जाती है। खेत की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जो पानी आजकल बहुत एक चर्चित विषय है, पानी ना, पानी बचाना है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखो इसकी खेत की तैयारी करने के लिए हमने इसमें पलेवा नहीं किया, हमने पहले पानी वहीं बचा लिया। भाई पानी बचाना ही अपने आप में बहुत बड़ा सूखा खेत बचत है। तैयार कर लिया, फिर नाली निकाल के पानी दौड़ा और दिया, फिर सिर्फ- आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। और उतना ही पानी लगाया जितना रिक्वायर्ड है। मतलब flood नाली में ही irrigation, पानी देना नाली है। में ही पानी दे रहे हैं हम। तो वो पानी की बचत है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो उसको तो आप मतलब मान के आधा चलिए पानी तो बचाया जा सकता है। 70% पानी बचता है। 70% पानी बचता है।
70% पानी बचता है। आप कैलकुलेट कर लो, मोटा मोटी 70 क्विंटल बीज बच जाता है हमारा। लेबर की बचत है हमारी। फर्टिलाइजर हमारा आधा लगता है क्योंकि हम ज्यादातर रूट प्लेसमेंट कर रहे हैं इसमें, तो कम आधा लगता है। आधा सामान्य कृषक जो प्रयोग करते हैं उसका आधा। रूट प्लेसमेंट करवाएंगे तो उससे वो टू द प्लांट के रूट्स के पास ही पहुंचता है बिल्कुल। तो ये सब जोड़ते हुए हम लोगों ने जोड़ा है कि करीब करीब हम लोग दूसरी नॉर्मल तरीकों से हम ऑलमोस्ट 70% बचत करते हैं अपनी खर्चे में। 70%। इनपुट में जो है 70% बचा लेते हैं। किसी का अगर 100 रुपए लग रहा है तो हम 30 तो 30 ही लगाते हैं, 70% की बचत है। ये 70% इस तरीके से आप मानिए। एंड ये मतलब इसमें कुछ छुपा नहीं है, आप खुद नहीं, मतलब वो तो देख सकते दिख भी हैं। रहा है। हाँ, जैसे आप खुद अंदाजा लगा इसीलिए सकते मैं हैं। आपसे पूरा पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। और ये तो देखिए कोसा 18231 थी जो वर्टिकल बीज से इन्होंने लगाया। अब ये सामने देखिए दिलजिंदर सिंह जी, जी, ये जी। कौन सी प्रजाति है और बड़ा अच्छा जमाव है, हाँ इसमें आपने ऐसा क्या किया? गन्ने का घुमाओ। हाँ, ये अभी तो आपको वर्टिकल बट उधर आपका दिखा रहे थे कोसा 18231, और ये इसका जमाव बहुत अच्छा है। ये प्रजाति बदली है या वही है? ये 16202 प्रजाति है। इतना जमाव कैसे अच्छा हो गया? ये जितना हमने इसका वर्टिकल बड से लगाया उसके ये अगोरे के नीचे का हिस्सा है, मतलब गन्ने के ऊपर का हिस्सा है ये। तो क्योंकि वहाँ पे पोरी भी छोटी होती है, आंखें बहुत पास पास में होती हैं, तो जब बोते हैं तो बहुत घना जमाव हो जाता है इसका। अब कृषक बंधुओं को इस तरीके से समझ में आएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो गन्ना है कोलक 16202 है, और ये जो सामने उधर खेत इन्होंने लगाया है इसी वर्टिकल बीज से, तो उसमें चूंकि लंबी पोरी की जरूरत पड़ेगी, जी। तो वो लंबी पोरी ऊपर जाके छोटी रह जाती है। तो जब अगर उनको आप काटेंगे तो फिर उनको आप वर्टिकल बीज से नहीं लगा सकते हैं। वहाँ की नजदीक आंखें होती हैं। जी, जी। तो वहां से जो पोर्शन बचा है वो आपने इस तरीके से लगा दिया। अब कृषक बंधु ये समझ गए होंगे, ये जो ऊपर का पोर्शन है तो इसमें कहीं 2 गांठ भी होगी, तीन पास होती है, इसीलिए जो वहाँ पे वर्टिकल बीज में जो वहाँ लगाना चाह रहे थे टुकड़ा, वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता था, वो हमने यहाँ पे देखिए एक चीज कृषक बंधुओं को ये देखने वाली है कि ऊपर का गन्ना बोने में और नीचे का गन्ना बोने में कितना अंतर है। ये है देखिए। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल गई। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऊपर का 1/3 और ना हो तो नीचे का 1/3 निकाल दीजिए, 2/3 ही प्रयोग कर लीजिए। और ऊपर का अगर 1/3 प्रयोग करेंगे तो बेहतर जमा होगा। उसका एक उदाहरण है, ये उदाहरण है। ऐसा क्यों होता है? ऊपर का गन्ना क्यों ज्यादा जमता होगा? ऊपर का गन्ना साइंटिफिकली जो हम लोगों ने सुना और अभी तक समझा है वैज्ञानिकों से, वो बताते हैं कि ऊपर के पार्ट में जो शुगर कंटेंट होता है गन्ने के अंदर वो कम होता है। यानी जिस गन्ने में, यानी जिस बीज गन्ना में चीनी की मात्रा कम होगी और ग्लूकोज की ज्यादा होगी, उसका जमाव अच्छा होता है। यानी कम मीठा गन्ना जमाव के लिए अच्छा है, और अधिक मीठा गन्ना चीनी मिल के लिए अच्छा है। ठीक मैंने कहा? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। क्यों भाई आदित्य जी? तो ये और दूसरा रीजन हम जानते हैं क्योंकि इतनी नजदीक पोरियां होती हैं। तो अब ये एक परफेक्ट एग्जांपल है ओवर पॉपुलेटेड गन्ने का। ओवर पॉपुलेटेड है। अब इसमें गन्ने की जो मोटाई है वो नहीं मिलेगी। ये वो वाली बिजाई है जिसमें गन्ना 250 ग्राम का भी रह जाएगा, 500 ग्राम का भी रह जाएगा। राइट। तो ये फर्क और इसमें देखिए ये उसी समय का लगा हुआ है। हाँ जी, उसी समय। अच्छा, ये उसी समय का लगा हुआ है। और देखिए इसमें जो जमाव है, किसी में 3-4 टिलर है, जब उसमें 11 टिलर है। 11 टिलर है। ये दोनों चीजें देख लीजिए आप। यहाँ जैसे ये सिंगल भी कहीं पे, सिंगल भी खड़ा है, 7 का लगा हुआ है। इसमें देखिए क्योंकि ये नाली में लगा हो, इसमें एक्सेसिव पानी भी मिला है। हाँ, पानी भी है, धूप नहीं पहुंची, और धूप नहीं पहुंची उसमें, धूप क्योंकि रिज पे लगा हुआ है इधर। तो इसमें किसी में देखिए मुझे लग रहा है कि सिंगल ही गन्ना है ये। हाँ, इसमें टिलर बहुत ज्यादा नहीं है, 2 किसी में 3 भले ही हो। मेजोरिटी जो है मेजोरिटी में सिंगल ही है। तो आप वर्टिकल वाला और ये दोनों देख सकते हैं जब हम इस तरीके से अधिक बीज प्रयोग करते हैं तो ये दिक्कत आती है। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि 5 कुंटल बीज से भी आप 500 कुंटल ले पाएंगे वहां पे, और यहाँ 40 कुंटल बीज से भी आप 480 पे भी रह जा सकते हैं जी। क्योंकि वहां पे हमारे पास जब गन्ने को हम स्पेस देंगे तो गन्ने का वेट, पर केन वेट जो है वो 1.5 किलो भी हो जाएगा या 2 किलो भी हो जाएगा। बट इसमें हम देखेंगे तो पर केन वेट जो है वो 250 ग्राम, 500 ग्राम या मैक्स टू मैक्स 1 किलो रहेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। जब आप ओवर पॉपुलेट करते हो खेत को तो वेट कम आ जाता है, खेत भरा हुआ दिखेगा आपको दूर से। जैसे अब हम दूर से लाइन देखते हैं तो ये बहुत भरा हुआ दिखता है, लेकिन जब कटने के समय जाएंगे तो उतने गन्ने नहीं मिलते। ये फर्क पड़ जाता है उसमें। बहुत सारे कृषक बंधु कहते हैं कि खेत तो बड़ा अच्छा दिख रहा था, जैसे ये उत्पादन नहीं निकला, जैसे लाइनें दूर से बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लगेगा कि इसमें उत्पादन ज्यादा होगा। बहुत सारी चीज हमने पूछ लिया, कुछ छूट रहा हो और बीज के बारे में बता सकते हैं आप? बीज एक और अच्छी चीज है, ये कोलक 16202 और कोसा 18231 दोनों मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ऊपर का गन्ना भी और वर्टिकल बीज से। और क्योंकि कोलक 16200 उसमें कहीं कहीं फ्लावरिंग भी आ गई। आपके सामने ये गन्ना खड़ा हुआ है, स्क्रीन पे लीजिए, जूम कर लेना जरा।
16-202। ये कोलक 16-202 जो गन्ना है इन्हीं के खेत में खड़ा हुआ है और ये फरवरी सोइंग है अभी आप कह हाँ रहे जी, ये फरवरी हैं। ये फरवरी सोइंग है और इसमें एक भी फ्लावर नहीं है, एक भी इसमें फ्लावर नहीं है। तो मेरा ये दिखाने का मकसद है कि क्योंकि ये नई गन्ना प्रजाति है और थोड़ा कृषक बंधुओं में ये भ्रम की स्थिति है, ये फ्लावरिंग इसमें हो गई है कहीं कहीं, तो हो सकता है कि ना चले। आप जरा इस पे प्रकाश डालिए, आप अब तक का जो अनुभव। नहीं, तो 16-202 में फ्लावरिंग की शिकायत सुनने में आई है, नो डाउट, पर हमारा अपना निजी एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक कोई फ्लावरिंग नहीं है। नहीं है। और बिल्कुल ये नहीं है। चीज हमने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के प्लाट में भी देखी, वहां भी नहीं है। नहीं है। तो अब वो क्या फैक्टर रीजन है, वो अभी आने वाले 1-2 सालों में ही हम लोग शायद जब डेटा कलेक्ट करेंगे तभी और जानकारी इसके होगी। साथ दिलजिंदर जी हमने एक चीज और देखी है कि कहीं कहीं फरवरी और मार्च और अप्रैल वाले में आ गया है, फूल आ गया है, लेकिन अक्टूबर वाले में नहीं आया। हमने कई प्लाट देखे हैं, जी अक्टूबर में फ्लावरिंग नहीं है और बसंत वाले में है। जी जी, बट ये भी हमारा स्प्रिंग का है, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया है। हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि नहीं भी है और कई जगह पे है कई भी। जगह है, तो हो सकता है उसमें क्या तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अभी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, कभी कभी कुछ हर्बिसाइड इस्तेमाल करते हैं या हो इस जाता तरीके से नाइट्रोजन एक्सेसिव हो गया Excessive हो, हो गया। कुछ तो ऐसा हो, या उसमें ऐसी न्यूट्रिशन की क्या दिक्कत रही हो या एक्सेस हो गया हो। शोध का विषय है, शोध का विषय है, वो वैज्ञानिक महोदय ही बता सकते हैं। जी। तो देखिए, और बीज के बारे में कह रहे थे, कुछ छूटा हो तो और बताइए आप। मोरलेस तो हमने बहुत कुछ अपने सवालों में ही कवर कर लिया है कि बोरर का कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, बोरर के लिए तो हमको जो भी मार्केट में अवेलेबल इंसेक्टिसाइड है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग है, तो सही समय पे सही कीटनाशक का इस्तेमाल करके आपको बोरर से बचा के रखना है। ये बहुत सारी चर्चा हमने जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं दिलजिंदर सिंह जी, इनसे चर्चा किया। और देखिए, हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं आदित्य तिवारी जी, ग्राम भानपुर गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया। तो मुझसे जो छूटा हो, क्योंकि आप भी कृषक हैं प्रगतिशील और ये भी हैं, और मैंने हो सकता है सरकारी हिसाब से पूछा हो, तो अब आप कृषक बंधुओं के हिसाब से पूछ सकते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं सर, जो गन्ना हमने सितंबर में बोना हमको है, बीज हमने जो काटा जी, वो जड़ का कितना पोर्शन छोड़े और अपर का कितना पोर्शन छोड़े। देखिए, मैं पर्सनली आउट ऑफ अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि हम गन्ने में गन्ना छोड़ने की किसी को वो सलाह नहीं देते। आपका पूरे का पूरा गन्ना बीज के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको पता है कि आप अपने खेत से सीड ले रहे हैं और आपकी अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने खेत को मेंटेन किया है, वो प्लॉट को सही तरीके से तैयार किया है, आपको पता है आपके खेत में कोई रोग नहीं है, तो आप पूरे का पूरा गन्ना इस्तेमाल करिए। इसमें पूरा गन्ना जड़ से लेके ऊपर तक का गन्ना है, जो आपने पीछे 18-231 देखा है। और आप खुद अभी एक गन्ना आप टहल रहे थे, तो आप ये नहीं जान पाओगे कि ऊपर का हिस्सा कहाँ पे है लगा बड और नीचे का सब एक जैसा गन्ना है। तो उसको देखते हुए कहीं ये नहीं महसूस होता कि आपको नीचे का नहीं बोना चाहिए था या खाली ऊपर का बोना चाहिए था। नहीं सर, कभी नीचे की गांठ लगता है कि बहुत मोटी है, बोएंगे जमेगी नहीं जमेगी, हमारा रहता है कि अब इसमें पूरा गन्ना बोया गया है, कौन सी गांठ कहाँ आई है ये हमें नहीं पता उसमें, बट आप देखिए कि सारे प्लांट्स हेल्दी हैं, सब कुछ लेकिन है। इसके लिए इनकी एक बात पे ध्यान दिया, पहले जो उन्होंने बोला था कि हम स्प्रिंग वाला गन्ना भी ऑटम बुआई में प्रयोग कर लेते हैं, तो 6 से 8 महीने का होता हो जी, बहुत यंग और कम उम्र का कम उम्र का है, तो उसको पूरा गन्ना ही सही है, उसमें कुछ 1/3 या ऊपर का ये करने की जरूरत नहीं है। और वो भी आजकल के ये 12-14 महीने का है, तो वहाँ पे कर सकते हैं। मैं इसलिए भी नहीं करूंगा रेकमेंड, क्योंकि आज की डेट में देखिए कि सीड का बड़ा क्राइसिस है, बहुत महंगा बीज खरीदा जाता है। तो हम कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि वो गन्ने का ऊपर का पोर्शन या नीचे का पोर्शन वेस्ट करे। अगर हमारा ऊपर का पोर्शन वर्टिकल नहीं लग पाया है, तो आप ये देखिए, हमने इसको नाली में नॉर्मल तरीके से भी बो दिया, हमने वेस्ट कुछ नहीं किया है। नीचे का पोर्शन भी पूरा यूज किया है और ऊपर का मतलब समूचा गन्ना पूरा इस्तेमाल हो गया। नीचे वाली गांठें भी अगर आपको कुछ मजबूत करती हैं तो उनको अलग से अंकुरित करा लीजिए। हाँ, करा सकते हैं, मतलब वेस्ट हम नहीं कर सकते। ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप अभी छटाई करिए गन्ने की। 1-2 गांठें अगर आप अलग करना चाह रहे हैं तो उनको अलग आप लगा दीजिए नर्सरी टाइप में, और हाँ, वो हो सकता है, हो जाती है और फिर आपके ट्रांसप्लांट गैप फिलिंग के काम आ जाती है। क्योंकि नई गन्ना प्रजाति है तो उसकी एक आँख का हिसाब करिए, बिल्कुल करिए, उसको वेस्ट ना होने दीजिए। और कुछ नहीं, और तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन इससे वो ज्यादा बेटर लग रहा है। ज्यादा बेटर लग रहा है, ओवर पॉपुलेटेड है, उन्होंने बता ही दिया जी, वो उससे ज्यादा बेटर है। संख्या इसमें गन्ने की गिनती बहुत ज्यादा है, तो ना ही क्वालिटी मेंटेन होगी, ना ही इस गन्ने को टिलर बनाने की जगह मिलेगी। अभी है नहीं, जो 7 का लगा है, किसी में 2 टिलर है, किसी में 1 टिलर भी नहीं। जी जी, तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि अब दोनों तरह से लगा हुआ है, तो आप लोग मतलब एनालाइज कर सकते हो देख के कि वो क्यों रिकमेंडेड है सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये क्यों नहीं है। हालांकि कोई विधि खराब नहीं है, बट वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए किसान को, उसी का लाभ है। हम लाभ उठा रहे हैं, सबको लाभ उठाना चाहिए। हाँ, बचत, उससे बीज की भी बचत है और लागत की भी बचत है, दोनों बचत हो रही है, हर चीज की बचत। लेकिन हम तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे आपको नई प्रजाति का एक गांठ भी मिल जाए ना, तो एक गांठ से भी अगली बार कम से कम 200 गांठें बना सकते हैं।
आप आराम से 20 एक फांदी गन्ना 20-25 गन्ने तैयार कर सकते हैं और हर गन्ने में जिसके लिए 100 गांठ लेने के लिए आप शाहजहांपुर जाते हैं और 2000 100 किलोमीटर है तो 2000 रुपए गाड़ी का तेल तो लगा ही लेते हैं। हाँ 1000 रुपये लगी तो जाता अगर आपको एक गांठ भी मिल जाए तो अगली बार 200 गांठें आपकी एक गांठ से बन जाएंगी वर्टिकल बड लगाने से। वर्टिकल बड लगाने। है, बिल्कुल बनेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीड की गुणवत्ता और उसकी मूल्यता को समझा जाए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। तो आज का मेरा फोकस था राजेंद्र सिंह जी से कि आज बीज पे ही चर्चा करेंगे, आज व्यापारिक स्तर पे जो गन्ना होता है उस पर चर्चा नहीं करेंगे और अब की प्रयास करेंगे इस प्लाट को आगे फॉलो करें। मैं पिछली बार इसमें मिस हुआ, जी बिल्कुल आना प्रयास चाहिए। किया था कि मैं फॉलो करूंगा पूरा, लेकिन वो नहीं हो पाया। प्रयास करूंगा इसको आखिरी तक आपको दिखाएं। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा भी इनवाइट करते हुए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और इस प्लॉट को और हमारी मेहनत को भी हाईलाइट करके और किसानों को भी लाभ पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा, आपका बिल्कुल स्वागत रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।